चलें जी। अ, हम अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस करते हैं एंड इट इज़ क्वाइट इजी स्टैंडर्ड। और उसको लेके चलेंगे IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। थोड़ी सी इसकी बेस जो है वो डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी कहानी को आगाज़ करते हैं, उसको देखते हैं। और इसमें एक टॉपिक आएगा आपका आगे जाके, impairment of financial instrument. That topic is super important for you in your upcoming attempt। तो उसको भी जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको ज़रा हम देखते हैं, उसको ज़रा हम समझते हैं कि व्हाट आर इन रियल, के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो होते क्या हैं। इनको ज़रा है हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इंस्ट्रूमेंट्स, और नाम हमारा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो इसको आपने समझना है। दैट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है जी। दो पार्टी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें अब पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें एक एंटिटी जो है, जो वन एंटिटी है, उसने इसको बुक किया है एज अ फाइनेंशियल एसेट इन इट्स बुक। और जो दूसरी एंटिटी है, वो इसे क्या रिकॉर्ड करेगी, वो इसको अपनी एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, या यू कैन से दैट अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर क्या करेगी, आप इसको लिख रही होगी। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज हैं। एक पार्टी के लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट है, और दूसरी पार्टी के लिए क्या है, हमारा ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या हो रहा होगा, कंसिडर हो रहा होगा। अब फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं या फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, अगर हम इसका बेसिक एक चीज डिस्कस करना चाहें, एक बड़ी बुनियादी तौर के ऊपर, कि व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट, व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट। तो यह बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास दो तीन वर्ड लिखूंगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट किस चीज का, टू रिसीव कैश, क्या आपको कैश मिलेगा, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, या दूसरी एंटिटी या कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिल रहा होगा। एसेट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। अभी हम इस एग्जांपल को देखते हैं। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। कि आपका ऑब्लिगेशन है, आपने क्या करना है, आपने पेमेंट करनी है कैश की फॉर्म में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो कह रहे होते हैं। अब इसको ज़रा हम देखते हैं, इसको ज़रा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं क्या है और किस तरह से है। और थोड़ा-सा इसको ईज़ी कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल। अ, उम, पेल है, पेल कंपनी सेल्स एसी
टू SBI ऑन क्रेडिट 4 रुपीज 2 लाख। कि पहले ने क्या किया है, पहले ने SBI को AC जो है वो बेच दी है 2 लाख के। अब दो पार्टीज हैं, एक है पेल और दूसरी है कौन, SBI। SBI की बुक्स में क्या होगा इस एंट्री का, जरा वो देखते हैं। और जो हमारे पास पेल की बुक होगी, जो पेल की बुक्स हैं उसमें इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसको हम क्या करते हैं देखते हैं। अब इसने सेल की है पेल ने, तो पेल क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, सेल्स जो है वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। और SBI जो इसका डेटर है, SBI कौन है इसका डेटर, ये क्या कर देगा, 2 लाख से डेबिट कर देगा। अब अगर हम बात करें SBI की बुक में, SBI की बुक में भी उधार पे लिया है, तो ये कैश की एंट्री पास करेंगे, इन्होंने ऐसे लिए हैं फॉर एग्जांपल, ये परचेजेस जो हैं वो 2 लाख से क्या हो जाएंगे, इसकी डेबिट हो जाएगा। और जो क्रेडिटर है वो कौन है इसके लिए, पेल है, वो क्या हो जाएगा, 2 लाख से क्रेडिट हो रहा होगा। अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे पेल के पास क्या है, पेल के पास एक राइट टू रिसीव आया है। क्या आया है, पेल के पास राइट टू रिसीव आया है कि इसने पैसे लेने हैं। तो दैट इज सेट टू बी द फाइनेंशियल एसेट, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इट इज नोन टू बी द फाइनेंशियल एसेट। और यहाँ पे SBI के पास क्या आया है, SBI के पास ऑब्लिगेशन टू पे है कि इसने पेल को क्या करना है, पे करना है, ये इसका फरीजा है। तो दैट इज सेट टू बी इट्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ओके, कुछ समझ आई। चलें, ये तो एक सिंपल रिसीवेबल्स और पेएबल्स की बात हुई थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि जी ये आपका रिसीवेबल है, ये आपका पेएबल है। हमने इसको क्या कर लिया, हमने बहुत ही इसको इजी वे में डिस्कस आउट कर लिया। अब जरा मैं एक बात करता हूँ बैंक्स की, हम जरा बैंक पे जाते हैं, जरा डिपॉजिट्स और लोन्स की बात करते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हर चीज को डिस्कस करना है, हमने हर एस्पेक्ट को डिस्कस करना है, बिकॉज करेंसी जो खास तौर के ऊपर है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन रही होती है, उसको देखते हैं। नंबर 2 पे हम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ABC डिपॉजिटेड मनी इन मिजान बैंक रुपीज 30 लाख। कंपनी ने क्या किया है, मिजान बैंक में 30 लाख रुपया जाके डिपॉजिट करवा दिए। अब फिर वही है, एक है हमारे पास कंपनी की बुक्स, कंपनी की बुक्स में क्या होगा, और दूसरी है हमारे पास मिजान बैंक की बुक में क्या होगा, उसको देखते हैं। कंपनी की बुक की अगर बात करें, आपने पैसे रखवा दिए हैं, तो आपके तो अकाउंटेंट ने एंट्री जो है वो क्या पास की होगी, उसने जो मिजान बैंक है वो डेबिट कर दिया होगा 3 मिलियन से, और कैश जो है वो क्या किया होगा, 3 मिलियन से क्रेडिट किया होगा। और ये जो मिजान बैंक भाई साहब हैं, इसकी एंट्री के पास हुई होगी, मिजान बैंक की, मिजान बैंक के पास कैश आया होगा, उसने यहाँ पे 3 मिलियन का कैश जो है वो लिख लिया। और इसने फिर जो ABC कंपनी है वो क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसने रिसीव करना है, राइट टू रिसीव मनी है, तो इसके लिए क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट है, इसका राइट टू पे है। इसके लिए क्या बनेगी ये,
इसके लिए इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या बनेगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है बन रही होगी। तो इसमें और भी चीजें ऐसी हैं कि ये अदर एग्जांपल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। अब बैंक लोन्स जो हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारा कुछ जो है वो इसी में आ रहा होगा। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या जितने भी फाइनेंस के वर्ल्ड में है, ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यार ये बैंक लोन्स भी इसमें आ रहे होंगे, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे इसमें, बिकॉज इरिडीमेबल नहीं आते, वो इक्विटी का पार्ट बनते हैं। ये भी आपके इसमें आ रहे होंगे रिडीमेबल। उसके बाद आपके डिबेंचर्स भी इसमें आ रहे होंगे। उसके बाद इसमें हाँ इंटरेस्ट आएगा। रिसीवेबल भी आ जाएगा, पेबल भी आ रहा होगा। तो ये चीजें जो हैं वो इसका पार्ट बन रही होती हैं। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब डिबेंचर्स लिखा है, शेयर्स की बात हुई है, जरा डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं, शेयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है वो आप प्रीवियस जब रिपोर्टिंग पढ़ के आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वहां पे आपने की होती है। तो जरा हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, कंपनी इशूड डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ रुपीज 10 लाख। क्या किया उसने? डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए हैं 10 लाख के। अब जिसने इशू किए हैं एक ये कंपनी होगी, और एक वो है जिसको इशू किए गए हैं, दैट इज डिबेंचर होल्डर। दैट कैन बी मैन, दैट कैन बी अनदर कंपनी, वो जो है इसमें कंसिडर हो रहे होंगे। अब इस कंपनी ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर दी? डिबेंचर इशू किए, मैंने खरीद लिए, कैश आ गया 10 लाख से, कैश जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और ये जो इनके डिबेंचर जो हैं वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। अब इनकी ये लाइबिलिटी है, इनकी जिसने इशू किए हैं, इस कंपनी की क्या है? ये लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है, बिकॉज दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू पे दिस अमाउंट। और इसके साथ इस ऑब्लिगेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट हो रही है वो भी इसमें शामिल है, वो भी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। इसके बाद जिसने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, इसकी जेब से कैश गया, तो ये कैश इसका हो गया 10 लाख से क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, वो इसकी जो है 10 लाख से क्या होगी? डेबिट। अब इसका जो है ये है डेट इज राइट टू रिसीव, कि भाई मुझे ये रकम चाहिए, ये भी और इससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी। तो इसके लिए फाइनेंशियल एसेट, इसके लिए क्या कंसीडर हुई है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो कंसीडर हो रही है। इज दैट क्लियर? थोड़ी सी बात चले यहाँ पे, हिली ही है, चल ही रही है, तो हम इसको यहाँ पे शेयर्स की भी डिस्कशन कर लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, कंपनी ए इश्यूज 1 लाख ordinary shares of rupees 10 each at rupees 15 to company Y 4 rupees डला। क्या किया है? कंपनी ए ने
कंपनी बी को क्या किए हैं, शेयर्स बेचे हैं, 10 वाला शेयर 15 का दिया है, टोटल 15 लाख रुपए के। अब हम इसको जरा देखते हैं। दैट इज द कंपनी ए, दैट इज द कंपनी वाई। कंपनी ए की अगर हम कंपनी वाई की अगर हम बात करें, तो कंपनी वाई ने पैसे दिए हैं, तो इनका तो कैश गया, दैट इज 15 लाख। और यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये आ जाएगी 15 लाख से। अब मुझे पता है कंपनी वाई ने फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करनी है ना, तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसकी ये इन्वेस्टमेंट है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इसकी फॉर्म में है, शेयर्स की फॉर्म में है। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स तो हैं, बड़ी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुई है, ये क्या है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुई है। कंपनी ए की बात करते हैं जिसने इशू किए हैं। अब कंपनी ए की बात करें, तो भाईजान साफ सीधी बात है, कंपनी को पैसा कितना आया होगा, कंपनी ए के पास कैश तो आया होगा 15 लाख का। इसका शेयर कैपिटल तो हमेशा जाता है फेस वैल्यू पे, वो कितनी होगी, 10 लाख होगी। और बाकी किस में गया होगा, शेयर प्रीमियम में गया होगा, वो कितना होगा, 5 लाख होगा। अब इसने पे करना है, लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी है, बट ये लाइबिलिटी इसको नहीं हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे, हम इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कह रहे होंगे। गॉट इट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स पे आए, तो जो हमारे शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, मोस्टली वही हमारे किस में जाएंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जा रहे होंगे, और तो इसमें कुछ नहीं आएगा। अच्छा, शेयर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉर्पोरेट लॉ वाला, कंपनी लॉ वाला एरिया भी हो थोड़ा सा आपका, इक्विटी वाला भी, शेयर अकाउंटिंग की बात करें, तो हमारे पास जो शेयर्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं बेसिकली, वो दो तरह के शेयर्स हैं। एक है हमारे पास जिनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, और दूसरे जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स और हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर इन प्रेफरेंस शेयर्स में आगे हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक है हमारे पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे हैं हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इनका हमें डिफरेंस जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर इक्विटी एंड दीज आर द पार्ट ऑफ आवर डेब्ट। ये भी हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ये हमने फ्यूचर में फिक्स अमाउंट पे करने, तो इसको हमारी लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो इस ऑर्डिनरी शेयर इसका हमें डिफरेंस पता है क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें डिविडेंड जो है वो वेरिएबल होता है, इसमें डिविडेंड जो है फिक्स होता है। इस पे सरप्लस फंड होगा तो मिलेगा, इसमें आपको पहले दिया रहेगा। लिक्विडेशन पे इसको लास्ट पे होगा, इस पे लिक्विडेशन में पहले पे किया रहेगा। इसके पास वोटिंग राइट्स हैं, इसके पास वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं होता। इसके डिविडेंड जो है इक्विटी में जाएगा, इसका डिविडेंड भी इक्विटी में जाएगा, लेकिन बिफोर ऑर्डनरी जाएगा। तो इसको हम इस तरह से क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। तो वो सारी बातें वही जो है जो हमने क्या की है, डिस्कस आउट की हुई है। उसके बाद इररिडीमेबल, रिडीमेबल का भी डिफरेंस हमें पता है कि दोनों का रेट फिक्स होता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो रिडेम्पशन है, वापस करने का। तो दैट्स वाई ये डेट का पार्ट बनता है, और ये किसका पार्ट बनता है, हमारा ये हमारा इक्विटी का पार्ट बन रहा होता है। इज दैट क्लियर। अब जरा आते हैं हम स्टैंडर्ड पे।
कि हमारा रेलेवेंट स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन की है ताकि चीज़ें हमारे रिकॉल हो रहे हैं कि आपको लग जाए पता कि हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, सो दैट्स वाई। अब इसमें जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे, IFRS 9, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IS 22 वो बताता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। IFRS 7 इसका डिस्क्लोजर के बारे में हमें बता रहा होगा। डेफिनेशंस अभी हमने डिस्कस कर ली कि व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक एसेट एंटिटी के पास एसेट है फाइनेंशियल, एक एंटिटी के पास जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो है। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? बेसिकली इट मे बी कैश। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअली राइट टू रिसीव कैश इन, या इन अदर फॉर्म, वो आपका क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट कहला रहा होगा। जैसे कैश इन हैंड एट बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स हो गए, फेवरेबल फ्यूचर करेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दीज आर योर फाइनेंशियल एसेट्स। ये क्या कहलाएंगे? हमारे फाइनेंशियल एसेट्स कहलाएंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारी बेसिकली क्या होती है? ऑब्लिगेशन जो हमने पे करना है, या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कि कल को हमने अपनी लायबिलिटी सेटल करनी है विद सम सॉर्ट ऑफ एसेट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा फाइनेंशियल एसेट जो है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है, वो कहला रहा होगा। ओके। जैसे पेबल्स हो गया, बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें आ जाएगा। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि जो रेजिडुअल इंटरेस्ट होते हैं, मतलब शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट हमने किया होता है, उसमें हमारी क्या होगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहला रहे होते हैं। डेरिवेटिव हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये इनकी तीनों की हमने बेसिक सभी एग्जांपल जो है वो डिस्कस की हैं। बेसिक एग्जांपल जो है हमने समझी है यार, ये कुछ जो है वो इसमें पढ़ रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर है ये कि व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, व्हाट आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? हाँ अभी आगे चले। उसके बाद है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि आप देखते हैं कि हकीकत क्या है और नाम क्या है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में मुझे एक चीज बताएं। मैं आपसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म को समझाने के लिए ना एक ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा। जस्ट एक एग्जांपल। मैंने लिखा शेयर्स। जब मैंने शेयर्स का वर्ड लिखा, आपके माइंड में शेयर्स ही आया ना कि हाँ ये शेयर्स है, इसके ऊपर हम डिविडेंड पे करेंगे, ये इक्विटी का पार्ट बनेंगे। ऐसा ही है। तो हकीकत में भी ये शेयर्स हैं, इनका वर्किंग एलिमेंट भी शेयर्स वाला है। ओके। मैंने इस शेयर्स को थोड़ा सा एलिब्रेट किया। मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिखा मैंने? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि यार ये शेयर्स हैं, इन पे डिविडेंड पहले दिया रहेगा, लेकिन ये शेयर्स ही हैं। मतलब यहाँ पे भी ये इक्विटी है, यहाँ पे नाम भी शेयर्स हैं और काम भी कौन सा है? इक्विटी वाला है। ऐसा ही है। ऐसा ही। सर, अब मैं लिखता हूं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखें, अब आप देखें इसकी फॉर्म क्या है। फॉर्म का मतलब है साख्त। नाम पढ़ के, क्योंकि नाम में शेयर्स आ रहा है, तो नाम पढ़ के क्या हमें नहीं लग रहा पता कि यार ये इक्विटी का पार्ट होना चाहिए?
लेकिन क्या दर हकीकत सब्सटेंशली प्रैक्टिकली क्या ये शेयर्स हैं? नहीं। ये क्या है आपका? ये आपका डेट है। तो दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि आपने हकीकत पे जाना है, ना तो उसकी साख्त पे जाना है। कि सम टाइम जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, जो चीज होती है उसी को हमने क्या करना है, मानना है। दैट इज सेड टू बी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर है, इनको नाम में बेशक शेयर्स लिखे, हम इनको शेयर्स नहीं मानते। जिनका डिविडेंड पे होता है हम उसको डिविडेंड भी नहीं मानते, बल्कि उसको अपनी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो क्या करते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? जैसे एग्जांपल है कि ट्रेड पेएबल, दैट इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स ऑफ अनदर एंटिटी, हमें पैसे मिलेंगे, दैट इज माय फाइनेंशियल एसेट। बैंक कैन ऑब्टेन, लायबिलिटी। ऑर्डनरी शेयर है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अनफेवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, लायबिलिटी। अब देखें, दैट इज एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, के नाम में शेयर्स है बट हमारी लायबिलिटी है, हमने इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं माना। ठीक है। अब एक चीज हमने याद रखनी है, ये रिकॉग्निशन। ठीक है जी। कहता जी, एन एंटिटी shall recognize a financial asset or financial liability in statement of financial position when and only when the entity becomes party to the contractual provision of instrument। सर ये है कि आपने कब रिकॉर्ड करना है, when you become a party to that instrument, party to डेंस्ड इंस्ट्रूमेंट। जब आप उस इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बन जाएंगे, तब क्या करना है, आपने इसको रिकॉर्ड करना है। अब आप उसका तो फाइनेंशियल एसेट में रिकॉर्ड करेंगे या लायबिलिटी में या इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। ठीक है जी। हाँ भी क्लियर है ये? ठीक है, मैं इसको फिर से वाइंड अप करता हूँ। कल फिर हम कितने बजे मिलें बताएं? 4 बजे मिल लें? कल फिर हम इसको यहाँ से और more देखेंगे कि अब हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करने हैं, उसको फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको जो है फिर हम कल क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट जिसने नहीं दिया वो टेस्ट सबमिट करवाए लाजमी। जिसने टेस्ट नहीं दिया वो आज, मैं उसे कह देता हूँ वो टेस्ट ले ले आज आपसे ना, वो टेस्ट ले लेगा, तो टेस्ट लाजमी सबमिट करवाए अपना, लाजमी। ओके।